अधिगम के इस अध्याय में आज हम लोग अधिगम के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, यानी अलग अलग थ्योरीज जो ये समझाती है कि अधिगम कैसे होता है उन पर चर्चा करेंगे और उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उनके अंदर तुलना करेंगे ताकि समझ में आए कि दोनों में अंतर क्या है। कई बार शब्दों के जाल के कारण से एक सिद्धांत की बात दूसरे सिद्धांत से मिलती जुलती लगती है, लेकिन उनके अंदर बेसिक परिवर्तन होता है, बेसिक डिफरेंस होता है। तो हम कोशिश करें कि 7 सिद्धांत अधिगम को समझाने के, उन 7 सिद्धांतों को हम लोग एक एक करके समझें और उनमें तुलना करते रहें कि आखिर इनके अंदर फ़र्क क्या है। ये इस बात को कैसे समझाना चाहते हैं, वो इस बात को कैसे समझाना चाहते हैं। और इन सभी लोगों ने सिद्ध करने की कोशिश की है कि अधिगम की प्रक्रिया में असल में होता क्या है। सबसे पहला सिद्धांत थॉर्नडाइक का, E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक कहते हैं कि जब भी सीखने की प्रक्रिया होती है, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसमें एक उद्दीपक होता है और उसके लिए एक अनुक्रिया होती है। और यहाँ पर मैं उद्दीपक को लिखूंगा S और अनुक्रिया को लिखूंगा रेस्पॉन्स R, S और R। तो जब भी हम कोई अनुभव करते हैं, जब भी हमें कुछ सिखाया जाता है तो हमारे सामने एक उद्दीपक लाया जाता है और हमको ये सिखाया जाता है कि इसके लिए आप क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इसके प्रति आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, इसको आप कैसे समझेंगे। ये कोशिश की जाती है हमको समझाने की, अनुभव से और प्रशिक्षण दोनों से। क्या होता है, उद्दीपक के लिए सही अनुक्रिया का चयन होता है। उद्दीपक S यानी स्टिमुलस, रेस्पॉन्स R अनुक्रिया। कई जगह पे हिंदी अनुवाद के चक्कर में प्रतिक्रिया लिखा रहता है, वो शब्द सही नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। प्रतिक्रिया शब्द सही नहीं है, सही शब्द है अनुक्रिया। प्रतिक्रिया के लिए बोलते हैं रिएक्शन, वो रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं अनुक्रिया। और यह है उद्दीपक। उद्दीपक को आप उत्तेजक भी कह सकते हैं। उद्दीपक थोड़ा संस्कृत का शब्द है जो हमारे अंदर किसी प्रकार की उत्तेजना पैदा करता है, जिसको देखने के बाद हमारे अंदर कुछ लगता है मैं इसके बारे में जानूं ये है क्या, तो वो उत्तेजक है। अगर वो आपके अंदर कोई उत्तेजना पैदा नहीं करता है, कोई ललक पैदा नहीं करता जानने की, आपको प्रभावित नहीं करता है, तो फिर वो उत्तेजक नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा उत्तेजक हमारे सामने आता है तो हम उसके लिए एक सही अनुक्रिया सीखते हैं। इसी को उन्होंने कहा है अधिगम। ये जो उद्दीपक है वो क्या हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है। तो उसके लिए हम सही अनुक्रिया का चयन कर लेते हैं तो हम कहते हैं हमारा अधिगम हो गया है। ऐसे बहुत सारे उद्दीपक हमारे जीवन में आएंगे और उन सारे उद्दीपकों के लिए हम लोग अनुक्रियाओं का चयन करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ये हमारा अधिगम ऐसे होता है। और इन्होंने, थॉर्नडाइक ने कहा है कि इस प्रकार हमारे मस्तिष्क में S और R के बंधन बन जाते हैं, कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। और जब भी वो उद्दीपक हमारे सामने आता है तो दिमाग अपनी रेस्पॉन्स निकाल के दे देता है बाहर कि इसको ये कहते हैं। जैसे ये एक उद्दीपक है और आप सीख गए जीवन में कि ये स्केच है। अब ये स्केच का जो तस्वीर है ये, और आपके मन में एक शब्द बैठा हुआ इसके लिए जिसको कहते हैं स्केच, ये अब मस्तिष्क में कहीं न कहीं रजिस्टर हो गया है। अपने जीवन में आप कितने ज़्यादा इस तरह के संबंध बना सकते हैं, कितने ज़्यादा ऐसे संबंध बना बना के दिमाग में रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको कितना आप बाहर निकाल सकते हैं, वो आपकी बुद्धिमत्ता हो जाती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धिमत्ता को या इंटेलिजेंस को ऐसे ही परिभाषित किया है कि कितनी मात्रा आपके मस्तिष्क में S और R कनेक्शंस की है, उतने ही आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं। यानी एग्जाम में आप जाते हैं तो आपके सामने वो सवाल उद्दीपक के रूप में आते हैं
और आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, एस और आर के अनुबंध अपने दिमाग में बना रखे हैं। तो एग्जाम में जब आप जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे स्टिमुलस आपके सामने आते हैं और उनमें लगभग, अगर आपने मेहनत अच्छी की है तो लगभग जाने पहचाने उद्दीपक आएंगे। उनके लिए आप सही अनुक्रिया का चयन ए, बी या सी या डी का कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अंक मिल जाते हैं। तो सारा खेल इन्होंने कहा इस बात का है कि अलग अलग उद्दीपकों के लिए हम अनुक्रियाएं कैसे सीखते हैं, इनको कितना मजबूत बना लेते हैं प्रैक्टिस से। कल हमने पढ़ा था इसके अलग अलग तरह के नियम होते हैं कि इस अधिगम को और ज़्यादा सरल और ज़्यादा शीघ्र सक्षम करने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होती है। तो हमने कितनी प्रैक्टिस की है उससे अनुबंध मजबूत होते हैं और हम इसको बाहर टाइम पर निकाल पाते हैं। तो थॉर्नडाइक का बेसिक जो बात है वो यह है कि स्टिमुलस के लिए अनुक्रिया यही अधिगम है। एक बात, तो यहां पर एक एस है और एक आर है। पावलोव ने हालांकि इस क्षेत्र में काम नहीं किया, तो काम तो जूलॉजी का कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके एक प्रयोग से एक नई बात निकल के आ गई। इवान पावलोव जो रशिया के थे और बाद में उनको नोबेल प्राइज भी मिला, वो प्रयोग कर रहे थे कुत्ते पे, और उस प्रयोग में उन्होंने देखा कि खाने के लिए तो लार टपकते हुए देखा है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो खाने के साथ आई है उसके लिए भी लार टपक जाती है। तो वहां से वो नई बात निकल गई। इन्होंने कहा एस के लिए आर तो समझ में आती है, लेकिन एक दूसरा, ये मान लीजिए S1 है, एक दूसरा S2 है, उसके लिए भी मैं ऐसी अनुक्रिया पैदा करवा सकता हूं। ये नई बात थी। उन्होंने कहा एक स्वाभाविक उद्दीपक है, उसके लिए स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, लेकिन एक अस्वाभाविक उद्दीपक है और उसके लिए इस प्रकार की अनुक्रिया करवा दूं। ये नई चीज थी। तो अभी तो यही था जो एस है उसी के लिए आर होता है। अब इन्होंने कहा नहीं, एक दूसरा से उसके लिए भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों को आप साथ साथ लेकर आए, दोनों को आप साथ साथ लेकर आए, या फिर एक के बाद दूसरा लेकर आए, पहले ये लाए उसके तुरंत बाद में वो आ जाए, तो ये ऐसी कैसी अनुक्रिया जो पहले वाले के लिए हो रही थी वो दूसरे वाले के लिए भी हो सकती है। तो इन्होंने कहा एक एस के प्रति अनुक्रिया की जगह हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। हालांकि कई बार ये अच्छा हो जाता है और कई बार ये दो शिकार करना हमारे लिए समस्या बन जाता है। पावलोव का जब हम सिद्धांत डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें बात आएगी कि ये जो हमारा ये जो इसके साथ अनुकूलन होता है अलग अलग उद्दीपकों के साथ, वो कभी कभी कितना खतरनाक भी हो जाता है, कई बार बहुत अच्छा हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि एस और आर से आगे बढ़ जाओ और मैं S2 के साथ भी आर पैदा कर दूंगा, अनुक्रिया पैदा कर दूंगा। और फिर ये सिद्धांत बन गया शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। तो पहले वाला सिद्धांत था एक एस के लिए आर, दूसरा सिद्धांत है दो एस के लिए आर। फिर तीसरा सिद्धांत आया जिसको हम कहते हैं स्किनर का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत। तीनों में देखो अलग अलग फर्क देखिए, पहले में एस और आर था, दूसरे में S1 S2 और आर था, और यहां वो कह रहे हैं एस गायब, मुझे एस की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहे हैं मैं बिना स्टिमुलस के भी अनुक्रिया सिखा सकता हूं। तो यहां पर ये यूज करते हैं संक्रिया, हालांकि जगह क्रिया प्रसूत लिखा हुआ है, लेकिन इसका शुद्ध अनुवाद, सही अनुवाद होगा संक्रिया प्रसूत। किताबों में क्रिया प्रसूत लिखा होगा। क्रिया तो एक्शन को बोलते हैं, ऑपरेशन को संक्रिया बोलते हैं। ऑपरेशन अलग चीज होती है, क्रिया होती है जैसे मैंने हाथ उठाया, ये क्रिया की, और अब इससे मैं पेन चला रहा हूं, ये संक्रिया हो गई, ये ऑपरेशन हो गया। थोड़ा सा फर्क होता है क्रिया और संक्रिया। तो ये संक्रिया प्रसूत का सिद्धांत है। वो सिद्धांत कहता है कि हमें एस की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोई संक्रिया करता है, कोई काम कर लेता है और उसकी एवज में उसको कोई उपहार मिल जाता है या उसको पनिशमेंट मिल जाता है, तो वो उस काम को करना या नहीं करना सीख लेता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार बिना एस के भी सीखा जा सकता है। ये नई बात थी, क्रांतिकारी बात थी। उन्होंने कहा एस की जरूरत ही नहीं है। कोई आदमी ने कोई काम किया, ऑपरेशन किया, और उसके बाद में अगर उसको कोई इनाम मिल गया या कोई पनिशमेंट मिल गया तो ऐसे भी वो सीख सकता है। ये तीनों में फर्क है, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप तुलना करते रहिए कि पहले में क्या था, एस था, दूसरे में क्या था, S1 और S2 दो थे, तीसरे में क्या, एस गायब है, फिर भी सीख रहा है।
और ये सारे सिद्धांत अधिगम को अलग अलग ढंग से समझाते हैं, अलग अलग ढंग से समझाते हैं। कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है कि इससे सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती है। आखिर में आके हम निचोड़ ये निकालेंगे कि सभी सिद्धांतों में से थोड़ा थोड़ा काम आएगा, तब हम जाके अधिगम की प्रक्रिया को समझेंगे और उसके नियम निकलेंगे। जब समझ जाएंगे नियम निकलेंगे, जो हमने पिछली क्लास में उनको प्रतिपादित किया था, लिखा था उनको कि ये नियम होते हैं। पहली बात हो गई थॉर्नडाइक का सिद्धांत, एस के लिए आर। दूसरी हो गई पावलोव की S1 S2 के लिए आर। तीसरी में एस गायब, और ये केवल संक्रिया प्रसूत ऑपरेंट बिहेवियर बोलते हैं इसको। दो तरह के बिहेवियर होते हैं। इन्होंने कहा, व्यवहारवादियों ने दो तरह के सिद्धांत माने। इन्होंने एक तो कहा रेस्पोंडेंट बिहेवियर, जहां पर स्टिमुलस के लिए कोई रेस्पॉन्स होती है, और एक उन्होंने कहा ऑपरेंट बिहेवियर, जहां कोई ऑपरेशन करने से, कोई ऐसा काम करने से आपको कुछ मिलता है। ये उन्होंने कहा। तीसरे आते हैं क्लार्क हल। ये कुछ अलग ही कहते हैं। ये कहते हैं यार ये मानव है, भूल जाओ इस चीज को, ये उद्दीपक वाली चीज को भूल जाओ। आग अंदर से लगी है, कहीं कहीं अंदर से आग लगी है, और उस आग को बुझाने के लिए मैं कोई व्यवहार सीख रहा हूं, और अगर वो व्यवहार करने से मेरी वो आग बुझ जाती है तो मैं सीख गया। तो ये कह रहे हैं चीज बाहर नहीं है, उद्दीपक जो है हम कह रहे हैं बाहर है, उसके लिए मैं अनुक्रिया सीख रहा हूं। ये कह रहा है अंदर कोई चीज है, मेरी कोई आवश्यकता है, नीड है। उसको पूरा करने के लिए मैं कोई काम करता हूं, और इस प्रकार से मैं सीख जाता हूं। यानी मेरी भूख एक आवश्यकता है, तो भूख मिटाने के लिए मैं कहीं जाके और ढूंढता हूं खाने को, फिर मैं खा लेता हूं। मेरे अंदर कोई चीज है, पानी की कमी है, और मैं दौड़ता हूं, पानी पीकर आ जाता हूं। ऐसे मैं व्यवहार सीखता हूं। तो जीवन में मैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अगर मुझ में जानने की ललक है, मैं जानना चाहता हूं कोई चीज के बारे में, तो मैं सीख पाऊंगा। अगर मेरे अंदर जानने की आग ही नहीं है तो मैं कभी भी नहीं सीख पाऊंगा। तो इन्होंने कहा आवश्यकता इंपॉर्टेंट है, नीड है। अगर मेरे अंदर वो आग नहीं है अंदर से, आप बाहर भले ही कितना उद्दीपक को दिखाते रहें, मैं नहीं सीखूंगा। तो इन्होंने जोर दिया अंदर पे कि आग अंदर है, भूल जाओ बाहर। वो तो कह रहे हैं बाहर है। देखो पहले थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि कोई चीज बाहर है जो आपको आकर्षित करती है और आप इसके प्रति अनुक्रिया सीखते हैं। पावलोव कहते हैं दो चीजें हैं, दोनों के लिए आप एक तरह की अनुक्रिया सीख सकते हैं, टाइम बचेगा आपका, अलग अलग सीखने की जरूरत नहीं है। स्किनर कहते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है, आप तो काम शुरू करो, स्टिमुलस है ही नहीं सामने, आप तो काम शुरू करो। काम शुरू करने से कुछ अच्छा घटेगा या बुरा घटेगा तो आप इस काम को सीख जाएंगे। ये कह रहे हैं कि अंदर है कोई ना कोई आवश्यकता जिसके कारण से आप सीखते हैं, नीड बेस्ड। और ये कहते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर जो आग लगी है, जो आपको ड्राइव करती है, जो आपको फोर्स करती है काम करने के लिए, वो कम हो जाती है। जब वो आवश्यकता पूरी हो जाती है तो आपके अंदर की आग शांत हो जाती है। ऐसे आप व्यवहार, लेकिन आग शांत होनी चाहिए, आपकी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। अगर वो आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो आप कहोगे नहीं ये व्यवहार काम का नहीं है, फिर आप कोई दूसरा व्यवहार करना सीखेंगे। क्लार्क हल ऐसा कहते हैं। फिर आता है बांडुरा का सिद्धांत, जिसको हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। सोशल लर्निंग। ये कहते हैं कि हम दूसरों को कुछ काम करते हुए देखकर सीख जाते हैं। कोई काम कर रहा है, उसको हम करते हुए देखते हैं, हम सीख जाते हैं। अब जरूरत नहीं आपको सिखाया जाए। अब ये कह रहे हैं किसी और को कार चलाते हुए देखते हैं आप, और वो सारा आप सिस्टम पास से समझ जाते हैं, कैसे क्लच दबाया, कैसे ब्रेक दबाया, और कैसे वो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहा है। ऐसे देखते देखते भी आप सीख जाते हैं। किसी दूसरे को लिखते हुए देखते हैं तो आप भी उसको देख देख के सीख जाते हैं। तो बहुत सारा हमारा व्यवहार इस प्रकार से भी होता है। घर में छोटे बच्चे माता पिता को देख देख के सीख जाते हैं, कपड़े कैसे पहनना, बालों को कैसे संवारना, ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो बांडुरा ने कहा बहुत सारा व्यवहार हमारे जीवन में जो घटता है वो हम दूसरों को देख देख के सीख जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों से प्रभावित होते हैं, उन्हीं का अनुसरण करना चाहते हैं जिनको हम कुछ मानते हैं, जिनको हम इंपॉर्टेंट मानते हैं जीवन में, जो हमारे लिए मॉडल हैं।
आदर्श नहीं है लेकिन हमारे लिए मॉडल हैं, जिनको देखते हैं और हम प्रभावित होते हैं, हम भी वैसा होना चाहते हैं। ये कह रहे हैं हम बहुत सारा व्यवहार तो हम ऐसा सीख जाते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों ने कटिंगें करवा रखी है, ऐसी अनसन कटिंगें करवा रखी है। तो वो कटिंगें कैसे करवा रखी है उन्होंने, क्यों करवा रखी है, किसको देख देख के सीख रहे हैं ये सारा काम? वो किसी और मॉडल को देखकर सीख रहे हैं। बांडुरा कहते हैं सोशल लर्निंग इंपॉर्टेंट है, आसपास का जो सामाजिक वातावरण है वो हमारे को सिखाने में महत्वपूर्ण है। यानी जो बात वहाँ सिंपल उत्तेजक से शुरू हुई थी वो बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देखो कहाँ तक आ गई, आवश्यकता तक आ गई और यहाँ तक आ गई। और फिर ये गेस्टाल्टवादी आए, इन्होंने और भी मामला चेंज किया। इन्होंने कहा यार ये मानव है, खासकर इसमें जो वर्दीमर आए थे, इन्होंने अपनी बात ही ऐसे शुरू की कि मानव कुछ चीजें सीखता है उद्दीपक के माध्यम से, मानव कुछ चीजें सीखता है सामाजिक मॉडल्स के प्रतिमानों के माध्यम से, लेकिन कुछ चीजें मानव सूझ से भी सीखता है, इनसाइट से सीखता है, अंतर्दृष्टि से सीखता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सूझती है, अचानक से सूझती है, ऐसे भी सीखते हैं। और बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने और बाद में सबको लगा कि हाँ ये तो किसी ने किसी को सूझा। जैसे न्यूटन को किसी ने नहीं सिखाया था, न्यूटन को किसी क्लास में नहीं सिखाया था कि ये जो सेब नीचे गिर रहा है तो इसका क्या मतलब है। उनको अचानक लगा कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, सूझ गया उनको। तो ऐसे दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी रचनाएं हुई है, जितनी क्रिएटिविटी हुई है, वो सारी की सारी सूझ के आधार पर हुई है और इसको किसी ने सिखाया नहीं है। लेकिन आप जब उस फील्ड में रहते हैं, अपने आप को उसके लिए समर्पित करते हैं, तो अचानक से कुछ चीजें सूझना शुरू होती है। और ये सूझने वाला सिद्धांत दिया था गेस्टाल्ट ने। तो ये नकार नहीं रहे पहले सिद्धांत को, इन्होंने कहा नहीं नहीं उससे भी सीखना होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होता है, इनसाइट से होता है, अंतर्दृष्टि से होता है। यहां पर एक जो आंख होती है तीसरी, वो कभी कभी खुलती है, वो खुलती है तो आपको सूझता है। ये गेस्टाल्टवादियों का अपन ये भी कहते हैं समग्र आकृति। ये कहते हैं कि जो आपको चीजें दिखाई देती हैं पूरी समग्रता में दिखाई देती हैं, टुकड़ों में दिखाई नहीं देती हैं। तो आप वो कहते हैं टुकड़ों का जो, वो ये सिद्धांत को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, वो कहते हैं टुकड़ों का जो जोड़ है उससे ज्यादा होता है जो हमको दिखाई देता है। तो हम व्यापकता में किसी चीज को देखते हैं, कंटिन्यूटी में किसी चीज को देखते हैं, वो वैसे हमको दिखाई देने लगती है। और लास्ट में प्याजे, जीन प्याजे। जीन प्याजे सीखने के काम को थोड़ा और ऊपर के लेवल पे लेके गए। इन्होंने कहा कि ये सीखना मानव के लिए जितना आप समझा रहे हो इतनी सरल चीज नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। वो ये कहते हैं कि मानव जैसे ही पैदा होता है उसके पास में कुछ बेसिक नॉलेज होता है, और जो उसको इस दुनिया के साथ एडजस्ट करने के लिए जरूरी होता है, भगवान इतना उसको देकर भेजते हैं। तो उसके पास बेसिक नॉलेज तो है। अब इस वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को वो उस नॉलेज के साथ टेस्ट करके देखता है कि उस नॉलेज में फिट होते हैं या नहीं होते हैं। पहले से उसके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज में वो फिट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो वो एक नई स्कीम बनाता है और फिर उसके अंदर फिट करता है। इस प्रकार से वो नॉलेज गेन करता है, ये उसका सीखना होता है। तो ये जो सीखना सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में जो भी परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन जो भी होते हैं वो उसके अंदर एक आंदोलन पैदा करते हैं, एक इम्बैलेंस, असंतुलन पैदा करते हैं उसके अंदर, और उसको संतुलन करने के लिए वो सीखने की कोशिश करता है। जैसे आप कहीं बैठे हैं और आपने किसी एक नए व्यक्ति को देखा जिसको आपने पहले नहीं देखा। मान लीजिए आप गांव के किसी चौराहे पे बैठे हैं, आपने किसी नए व्यक्ति को देखा है और वो पहले से कभी आया नहीं था इधर। आपके मन में एक असंतुलन पैदा होता है, यार ये कौन है, उसको जानने की आपकी चेष्टा होती है। तो प्याजे ने तो पूरा सारा फॉर्मूला ही बदल दिया था सीखने का। इन्होंने कहा कि ज़्यादा कोशिश करो कि इसके प्रति उत्सुकता पैदा हो, किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी घटना विचार के प्रति, और वो अपने पहले वाले नॉलेज से उसको टेस्ट करने की कोशिश करे। जो उसको ज्ञात है उससे उस अज्ञात को तोड़ने की कोशिश करे तो वो सीख जाएगा, और ये सीखना ज़्यादा अस्थायी होगा और ज़्यादा उच्च स्तर का होगा। तो प्याजे वो जो स्टिमुलस की थ्योरी थी उससे बहुत आगे चले जाते हैं। ये इस प्रकार से हमको अलग अलग सिद्धांतों को टॉकिंग लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में सीखना आना चाहिए। रटने की बजाय आप कोशिश करें कि इनको अपनी भाषा में ढालने की कोशिश करें, समझें इन चीज़ों और ऐसे बोलना सीखें जिस तरह से आप किसी और के साथ चर्चा कर सकें और उसको समझा सकें। कि थॉर्नडाइक ने जो कहा था, पावलोव ने कहा था, इसमें क्या फ़र्क है? थॉर्नडाइक और पावलोव ने जो कहा इसमें और जो स्किनर कह रहे हैं उसमें क्या अर्थ है? बांडुरा फिर क्या बात कह रहे हैं?
हल क्या बात कर रहे हैं और हमारे गेस्टाल्टवादी क्या बात करते हैं और पियाजे क्या बात करते हैं। ये मैंने कुछ सिद्धांत आपको समझाए हैं, इन सिद्धांतों की तुलना आपको आनी चाहिए। आगे आने वाली हमारी क्लासेस में हम इसी प्रकार की और रोचक बातें करेंगे ताकि शिक्षा मनोविज्ञान आपके लिए रोचकता का विषय हो जाए और आपको मज़ा आए कि कम से कम नेट में, फर्स्ट ग्रेड में, रीट में ये जो 30 सवाल आते हैं, ये 30 सवाल तो आप मस्ती में हल कर लेंगे, इसकी टेंशन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खूब सारी शुभकामनाएं। ये जो हमारा चैनल है ये आप देख लें तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस पर ज़्यादा संख्या बढ़ेगी तो हम लोग आपको और ज़्यादा वीडियोस उपलब्ध कराएंगे। आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। थैंक यू।